सकती। नीलिमा ने अधीरता से कहा। इसके साथ ही नीलिमा चमकी, नीली बिजली की एक लकीर में बदल गई और योगेश की ओर झपटी। यह नजारा देखकर योगेश का दिल बैठ गया। इतनी तेज, ये गंदी चिड़िया स्पष्ट रूप से कोई साधारण दानव जानवर नहीं है। बूम बूम बूम। इसके बाद योगेश ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और उसके और नीलिमा के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। एक पल में विराट का निवास एक भयंकर युद्ध के मैदान में बदल गया। युवान, क्या तुम्हारा रक्षात्मक व्यूह अभी भी टिक सकता है? विराट ने अपने बगल में युवराज युवान से पूछा। युवा मालिक, ये थोड़ा मुश्किल है। युवराज युवान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। मौके पर लड़ रहे चार लोग सभी साधारण अर्ध आरोहण लोक योद्धाओं से कहीं ज्यादा मजबूत थे। अगर यह सिर्फ शार्दूल और कर्ण के बीच की लड़ाई होती तो उसके निवास का रक्षात्मक व्यूह अभी भी मुश्किल से पकड़ बनाए रख सकता था। लेकिन अब नीलिमा और योगेश के बीच भी भीषण लड़ाई छिड़ गई थी। चार लोगों की लड़ाई से निकलने वाली भयानक शक्ति ने पहले ही उसके निवास के रक्षात्मक व्यूह को कुछ हद तक अस्थिर कर दिया था। तुम्हारा रक्षात्मक व्यूह वास्तव में कचरा है। विराट ने आकाश में ऊर्जा ढाल की ओर देखा और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। युवा मालिक, अकेले इस रक्षात्मक व्यूह ने मेरे सभी संसाधनों को लगभग समाप्त कर दिया है। युवराज युवान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं और अधिक शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह बनाने के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? भूल जाओ, बस इस रक्षात्मक व्यूह को हटा दो। विराट ने हाथ हिलाया और कहा। युद्ध के इस स्तर के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए युवराज युवान के निवास के रक्षात्मक व्यूह पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। इस दर पर शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब युवराज युवान के निवास का रक्षात्मक व्यूह पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। जैसे ही विराट बोला, उसने अपनी हथेली खोली और उसके हाथ में एक व्यूह प्लेट दिखाई दी। विराट ने व्यूह प्लेट को हवा में फेंक दिया और व्यूह प्लेट से तुरंत एक विशाल प्रकाश ढाल निकली जिसने पूरे निवास को घेर लिया। इस व्यूह प्लेट द्वारा बनाई गई प्रकाश ढाल युवराज युवान के निवास के रक्षात्मक व्यूह से 10 गुना से अधिक मजबूत थी। इस रक्षात्मक प्रकाश ढाल की शक्ति के साथ यह मैदान में लड़ाई का सामना करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। युवा मालिक, यह क्या है? यह देखकर युवराज युवान ने आश्चर्य से पूछा। यह एक महाबंधन व्यूह है। विराट ने कहा। ठीक है, अब तुम अपनी हवेली के रक्षात्मक व्यूह को हटा सकते हो। जी युवा मालिक, युवराज युवान ने जल्दी से उत्तर दिया। फिर उसने अपने हाथ में व्यूह के केंद्रीय नियंत्रण में हेरफेर किया। हवेली के रक्षात्मक व्यूह को हटा दिया। यह देखकर कि लापरवाही से फेंकी गई व्यूह प्लेट में इतनी भयानक रक्षात्मक शक्ति थी, विराट के लिए युवराज युवान की प्रशंसा और भी बढ़ गई। विराट को यह कौशल प्रदर्शित करते देख कर्ण, योगेश और सोहन सभी अवाक रह गए। यह बच्चा उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल लग रहा था। उसने लापरवाही से इतना उच्च स्तरीय खजाना निकाल दिया। ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे को जो अवसर मिले थे वे वास्तव में असाधारण थे। कम से कम धन के मामले में उसका भाग्य एक सामान्य मध्य चरण आरोहण लोक विशेषज्ञ से कहीं अधिक था। हालांकि कर्ण और उसके साथियों के लिए ये सबसे आश्चर्यजनक बातें नहीं थीं। जिस चीज ने उन्हें वास्तव में हैरान किया वह यह थी कि विराट के पास न केवल वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सफेद बिल्ली थी, बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि वह सुंदर छोटी नीली चिड़िया भी कोई साधारण दानव जानवर नहीं थी। हालांकि वह सफेद बिल्ली से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन नीलिमा की ताकत बहुत कम नहीं थी। इतनी भयानक शक्ति के साथ यह छोटी नीली चिड़िया निश्चित रूप से एक प्राचीन अवशेष के खून वाली जानवर थी। जबकि कर्ण और योगेश हैरान थे, उनके भीतर उत्साह की लहर भी उमड़ पड़ी। अगर वे इन दो जानवरों को पकड़ सकते तो उन्होंने आज वास्तव में सोना पा लिया होता। वे प्रत्येक एक ले सकते थे, सफेद बिल्ली पर लड़ने की दुविधा से बचते हुए। इसे ध्यान में रखते हुए कर्ण और योगेश ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगा दी। शार्दूल और नीलिमा को भीषण लड़ाई में उलझा दिया। विराट ने लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि चुपचाप किनारे से देखता रहा। कर्ण और योगेश दोनों बहुत मजबूत हैं, खासकर कर्ण। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति वैदेही की तरह राक्षसी नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से आरोहण लोक में प्रवेश करने से पहले लक्ष्य और जितेन से थोड़ा मजबूत है। योगेश, जबकि कर्ण से कमजोर है, आरोहण लोक की सफलताओं से पहले लक्ष्य और जितेन के बराबर है। पशुपालन संप्रदाय की जिनका स्वाभाविक रूप से दानव जानवरों पर बेहद शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, उनके द्वारा डाले गए शाप सील ने लगातार शार्दूल और नीलिमा को उलझाए रखा, उनकी ताकत को बहुत सीमित कर दिया और उन्हें अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने से रोक दिया। शुद्ध शक्ति के मामले में शार्दूल कर्ण से कम शक्तिशाली नहीं था और शायद थोड़ा मजबूत भी था, जैसा कि नीलिमा योगेश की तुलना में थी। हालांकि कर्ण और योगेश के विचित्र तरीकों के कारण शार्दूल और नीलिमा की ताकत सीमित थी। नतीजतन लड़ाई में शार्दूल और नीलिमा नुकसान में थे। कर्ण और योगेश द्वारा दबाए और पीटे जा रहे थे। युवान, पृथ्वी योद्धा सूची में इन तीनों की रैंकिंग क्या है? विराट युवान की ओर मुड़ा और पूछा। शेर भगवान से लड़ने वाला गठीला आदमी कर्ण है, जो पृथ्वी योद्धा सूची में 69वें स्थान पर है। नीलिमा से लड़ने वाला लंबा पतला युवक योगेश है, जो पृथ्वी योद्धा सूची में 150वें स्थान पर है। वह मोटा आदमी जो शुरुआत में युवा मालिक से लड़ा था, सोहन है, जो पृथ्वी योद्धा सूची में 997वें स्थान पर है। युवान ने अखाड़े में लड़ रहे तीनों की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर विराट अवाक रह गया। पता चला कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह मुश्किल से पृथ्वी योद्धा सूची में जगह बना सकता था। बेशक यह उसकी सामान्य युद्ध शक्ति को संदर्भित करता था, बिना किसी त्रुक के पत्ते का उपयोग किए। अगर उसने अपने सभी त्रुक के पत्तों का इस्तेमाल किया तो वह योगेश से भी लड़ सकता था, जो पृथ्वी योद्धा सूची में 150वें स्थान पर था। युवा मालिक, क्या मुझे मदद करनी चाहिए? चंपा ने अखाड़े में लड़ाई पर नजर डाली और विराट की ओर मुड़कर पूछा। शार्दूल और नीलिमा की स्थिति थोड़ी खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अकेले कर्ण और योगेश को नहीं संभाल पाएंगे। कोई जरूरत नहीं, बस किनारे से देखो। अगर तुम कोई कदम उठाती हो तो तुम्हारी पहचान उजागर हो सकती है, जो चीजों को और अधिक परेशानी भरा बना देगा। इसके अलावा शार्दूल और नीलिमा इस स्तर की लड़ाई को संभाल सकते हैं। विराट ने हाथ हिलाया और कहा। लड़ाई के आधे घंटे और जारी रहने के बाद विराट ने मूल रूप से कर्ण और योगेश की ताकत का पता लगा लिया था। इस बिंदु पर वह अब चुपचाप नहीं खड़ा रहा और दो शक्तिशाली संवर्धन ताबीज निकाले। शार्दूल, नीलिमा, ताबीज पकड़ो, विराट चिल्लाया। इसके साथ ही उसने अपना हाथ हिलाया और दो शक्तिशाली संवर्धन ताबीज तुरंत प्रकाश की दो धाराओं में बदल गए। शार्दूल और नीलिमा की ओर गोली की तरह बढ़े। यह देखकर शार्दूल और नीलिमा जल्दी से आगे चमके, प्रकाश की दो धाराओं को अपने शरीर से मिलने दिया। जैसे ही प्रकाश की दो लकीरें दोनों के शरीर में घुसी, एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई और उनकी शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई। वे दोनों, जो कर्ण और योगेश द्वारा दबाए जा रहे थे, ने अचानक अपनी पूरी शक्ति लगा दी और भयंकर हमलों की बौछार शुरू कर दी। एक पल में यह कर्ण और योगेश थे जिन्होंने खुद को खतरे में पाया। यह देखकर कर्ण और योगेश के चेहरे बेहद गंभीर हो गए। नीले वस्त्रों वाले इस युवक के पास तकनीकों की भरमार थी, एक के बाद एक, जो अंतहीन लग रही थीं और हर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इस नीले वस्त्रों वाले युवक ने लापरवाही से एक ऐसा खजाना निकाला था जो एक योद्धा की ताकत को तुरंत कई गुना बढ़ाने में सक्षम था। सच में दांव संघ के भीतर ऐसे खजाने मौजूद थे, लेकिन वे बेहद दुर्लभ थे और उनकी कीमतें इतनी अधिक थीं कि वे आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं। इसके अलावा अगर वे इसे खरीद भी सकते तो वे इसका इतना लापरवाही से उपयोग नहीं करते। यह निश्चित रूप से जीवन रक्षक त्रुप के पत्ते के रूप में उपयोग किया जाता, लेकिन इस आदमी ने इसे अपने दो रूहानी पालतू जानवरों पर इतनी लापरवाही से इस्तेमाल किया। ऐसी उदारता और साहस ने उन्हें चौंका दिया। भाई योगेश, आज चीजें हाथ से निकल रही हैं, चलो पीछे हटते हैं। स्थिति को प्रतिकूल देखते हुए कर्ण ने तुरंत योगेश को अपनी आवाज प्रेषित की। इस बार दूसरे राजकुमार के निवास पर रात का छापा पूरी तरह से गलत साबित हुआ था। इस नीले रंग के युवक के बारे में उनकी समझ पर्याप्त नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नीले रंग का युवक इतना मजबूत होगा, और दूसरा, उसके पास एक मुट्ठी तकनीक थी जो विशेष रूप से उनकी पशुपालन करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिससे सोहन शुरुआत में ही गंभीर रूप से घायल हो गया।
हालांकि सोहन की ताकत महान नहीं थी, लेकिन पशुपालन तकनीकों में उसकी महारत बहुत अधिक थी। अगर सोहन लड़ाई में शामिल हो जाता तो बड़ी सफेद बिल्ली और छोटी नीली चिड़िया शायद बहुत पहले ही पशुपालन तकनीकों का उपयोग करके उसके द्वारा नियंत्रित कर ली जाती, बजाय इसके कि अब तक देरी होती। दूसरे, उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सफेद बिल्ली के अलावा नीले वस्त्रों वाले युवक के पास एक छोटी नीली चिड़िया भी थी, जिसकी ताकत बहुत कम नहीं थी। नीली चिड़िया का यह अप्रत्याशित जुड़ना उनकी मूल योजनाओं और अपेक्षाओं से बहुत अधिक था, लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि नीले वस्त्रों वाले युवक के पास एक ऐसा खजाना था जो किसी योद्धा की ताकत को तुरंत कई गुना बढ़ाने में सक्षम था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इसे अपने दो रूहानी पालतू जानवरों पर इतनी लापरवाही से उपयोग करने को तैयार था। वे शुरुआत में सफेद बिल्ली और नीली चिड़िया से ज्यादा मजबूत नहीं थे और केवल अपने पशुपालन संप्रदाय की गुप्त तकनीकों की बदौलत उन्हें रोकने में कामयाब रहे थे। अब उनके विरोधी की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई थी, जिसे उनकी पशुपालन तकनीकें झेल नहीं सकती थीं। अगर वे नहीं गए और लड़ना जारी रखा तो वे आज अपनी जान गंवा सकते हैं। हम चलो पहले पीछे हटते हैं। योगेश, यह जानते हुए कि आज सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, सिर हिलाया और अपनी आवाज प्रेषित की। फिर दोनों ने मानसिक रूप से संवाद किया। सोहन को पीछे हटने की तैयारी करने के लिए सूचित किया। जैसे ही तीनों एक समझौते पर पहुंचे, करण और योगेश से अचानक एक शक्तिशाली आभा निकली। उनकी ताकत दोगुनी से अधिक हो गई। स्पष्ट रूप से दोनों ने अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग किया था। करण ने मुक्का मारा, शार्दूल को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपना हाथ खोला, एक आक्रामक खजाना प्रकट किया, जिसे उसने आकाश में रक्षात्मक प्रकाश अवरोध की ओर गोली की तरह छोड़ा। आक्रामक खजाना प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। आकाश में महाबंधन व्यूह की प्रकाश बाधा से टकराया। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ उसने बाधा में एक बड़ा छेद कर दिया। जाओ, करण चिल्लाया। योगेश और सोहन पहले से ही तैयार दूर चमक गए। प्रकाश बाधा में छेद की ओर दौड़ पड़े। अपनी मर्जी से आना और जाना, तुम इस जगह को क्या समझते हो? यह देखकर विराट हंसा। इसके साथ ही वह आगे बढ़ा, दो भागते हुए आदमियों पर झपट्टा, युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 16वें रूप को खोल दिया और सोहन को मुक्का मारा। सत्यानाश हो बच्चे, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? यह दृश्य देखकर सोहन क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ खोला, एक आक्रामक खजाना प्रकट किया और अपनी कलाई के एक झटके के साथ खजाना प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। विराट की ओर चोट करने के लिए बढ़ा। यह देखकर विराट के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। इस आक्रामक खजाने में भयानक शक्ति थी। अगर वह टकराया तो अपनी मजबूत शारीरिक रक्षा के बावजूद वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। विराट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अपनी कलाई के एक झटके के साथ प्रकाश की एक किरण चमकी, तुरंत एक विशाल सुनहरी ढाल में बदल गई। उसका रास्ता रोक दिया। यह सुनहरी ढाल कोई और नहीं बल्कि नया प्राप्त महास्वर्ण कवच ताबीज था। उसी समय विराट के मन में एक विचार आया और उसने अपने शरीर पर अर्धचरण 9वीं श्रेणी के रक्षात्मक जादुई खजाने के रून्स को तुरंत सक्रिय कर दिया, जिससे एक रक्षात्मक प्रकाश ढाल बन गई जिसने उसे घेर लिया। आरोहण लोक के शुरुआती चरण के वरुण महल एल्डर के जुड़ने के साथ उस रहस्यमयी व्यक्ति को इस बार बहुत बड़ा नुकसान उठाना चाहिए। इसके अलावा नीलिमा अक्सर उसे समझाती रहती थी कि कोई भी मर्द ने अपनी कलाई को हल्का सा झटका दिया और प्रकाश की एक किरण कौंधी जो पल भर में एक विशाल सुनहरे कवच में बदल गई, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। यह सुनहरा कवच और कुछ नहीं बल्कि हाल ही में प्राप्त किया गया आध्यात्मिक ताबीज था, महास्वर्ण कवच ताबीज। उसी समय विराट के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत अपने शरीर पर मौजूद अर्धनवीन रैंक के रक्षात्मक जादुई खजाने के रून को सक्रिय कर दिया, जिससे एक रक्षात्मक प्रकाश कवच बन गया जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। धड़ाम! सोहन का आक्रामक खजाना विराट के सामने मौजूद विशाल सुनहरे कवच से टकराया, जबकि विराट का मुक्का सीधे सोहन पर लगा। आह! सोहन चीख पड़ा। उसका शरीर तोप के गोले की तरह आसमान में उड़ गया। मोटे! यह देखकर करण घबरा गया और सोहन के पीछे भागा। योगेश ने भी मौका देखा और करण के आक्रामक खजाना द्वारा किए गए विस्फोट से बने छेद के माध्यम से महाबंधन व्यूह से बाहर निकलकर भाग गया। विराट भी सोहन के आक्रामक खजाना के विस्फोट से आसमान से नीचे आ गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराया, जिससे वहां एक विशाल गड्ढा बन गया। यह देखकर शार्दूल और नन्ही चिड़िया नीलिमा ने करण और अन्य लोगों का पीछा करना छोड़ दिया और विराट का हालचाल जानने के लिए गड्ढे की ओर दौड़े। बॉस, क्या आप ठीक हैं? शार्दूल ने चिंता से पूछा। अरे विराट, तुम कैसे हो? नीलिमा ने भी घबराहट में पूछा। मोटे सोहन ने अभी जो आक्रामक खजाना दागा था वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। भले ही वे इसकी चपेट में आते तो शायद गंभीर मुसीबत में पड़ जाते, या तो मर जाते या अधमरे हो जाते। खांसते हुए, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। विराट जमीन से उठा, गड्ढे से बाहर उड़कर आया और 2 बार खांसा। युवा मालिक, आपने मुझे डरा ही दिया था। चंपा घबराहट में दौड़ती हुई आई और केवल तब राहत की सांस ली जब उसने देखा कि विराट वास्तव में ठीक है। युवा मालिक, अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो मैं बिल्कुल भी चुपचाप खड़ी होकर तमाशा नहीं देखूंगी। चंपा ने अपने गाल फुलाते हुए कहा। अगर वह लड़ाई में पहले शामिल हो जाती तो शायद युवा मालिक को वह चोट नहीं लगती और उन्होंने उन तीनों को पहले ही हरा दिया होता। ठीक है चंपा, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मदद कर सकती हो। अगर हमने शुरुआत से ही उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला होता तो हो सकता है कि तुम ही वह होती जिसे चोट लगती। तुम मेरी तरह सख्त जान नहीं हो। अगर तुम उस आक्रामक खजाना की चपेट में आ जाती तो यह वास्तव में भयानक होता। विराट ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा। युवा मालिक, क्या मैं वास्तव में इतनी बेकार हूं? ऐसा लगता है कि मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। चंपा ने हताशा में सिर झुकाते हुए कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरी अनमोल हो। मैं तुम्हें चोटिल होते नहीं देख सकता, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम जोखिम उठाओ। अगर तुमने फिर से ऐसी बचकानी बातें की तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। विराट ने उसकी सुंदर नाक को दबाते हुए गुस्सा होने का नाटक किया। युवा मालिक, मैं समझ गई। यह सुनकर चंपा के दिल में मिठास की लहर दौड़ गई। लेकिन मैं भी युवा मालिक की मदद करने में सक्षम होना चाहती हूं, बजाय इसके कि हर बार कुछ होने पर किनारे से देखती रहूं। चंपा ने विराट की ओर देखा और कहा। चिंता मत करो, युवा मालिक के पास भविष्य में तुम्हारे लिए मदद करने के बहुत सारे अवसर होंगे। विराट ने उसके छोटे सिर को सहलाया और कहा। ठीक है, अब इतना मत सोचो। यह दृश्य देखकर नन्ही चिड़िया नीलिमा को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई और उसने कहा। विराट, तुम कितने पक्षपाती हो। मैंने तुम्हें मेरे साथ कभी इतना अच्छा व्यवहार करते नहीं देखा। फिर उसने जल्दी से चंपा को समझाया। दीदी चंपा, मैं तुमसे जल नहीं रही हूं। मैं बस इस बात से नाराज हूं कि विराट कितना दुष्ट है। वह इतना पक्षपाती है और हमेशा मुझे सताता रहता है। नीलिमा की बातें सुनकर चंपा ने उसकी ओर देखा, फिर मुड़कर विराट की ओर देखा। चंपा, इस मूर्ख पक्षी की बकवास मत सुनो। यह मूर्ख पक्षी फिर से मुसीबत को दावत दे रही है। विराट ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। दीदी चंपा, देखो विराट क्या कह रहा है। वह न केवल मुझे मूर्ख पक्षी कह रहा है बल्कि वह हर समय मुझे पीटने की धमकी भी देता है। नीलिमा ने कहा। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी थीं। वह निर्दयी आदमी, जब से वह इतनी सारी सुंदर महिलाओं से मिला है वह मेरी तरफ कम और कम ध्यान देने लगा है। मूर्ख पक्षी, अगर तुम यहां बकवास करती रही तो मेरा विश्वास करो, मैं आज भुना हुआ फीनिक्स खाऊंगा। विराट का चेहरा काला पड़ गया जब उसने पक्षी को नाटक करते देखा। चंपा, यह लड़की सीधी सादी है। वह आसानी से पक्षी के अभिनय से मूर्ख बन सकती है। तथ्य यह है कि चंपा ने हाल ही में ईर्ष्या करना शुरू कर दिया है। यह दर्शाता है कि वह पक्षी द्वारा कितनी आसानी से मूर्ख बन गई है। दीदी चंपा, देखो विराट तुम्हारे सामने भी मुझे इस तरह सताता है। तुम कल्पना कर सकती हो कि नीलिमा ने अपने पंख फैलाए और अपनी आंखों के कोनों से 2 आंसू पोंछे। हालांकि जैसे ही वह बोली वह विराट द्वारा पकड़े जाने और पिटने से बचने के लिए तुरंत चंपा की ओर उड़ गई। लेकिन जैसे ही वह चंपा के पास पहुंची उसने अचानक देखा कि एक बेहद खूबसूरत लोमड़ी कन्या मोहिनी उसके साथ थी। यह लोमड़ी आत्मा कहां से आई? नीलिमा ने आश्चर्य से मोहिनी की ओर देखा और उसकी ओर उड़ गई। उसने मोहिनी का एक चक्कर लगाया और अंत में विराट से गुस्से में कहा। विराट, तुम फिर से दूसरी महिलाओं के साथ इश्कबाजी कर रहे हो। अब
तुम एक लोमड़ी आत्मा को भी घर में ले आए हो। तुम और अधिक अपमानजनक होते जा रहे हो। पहले उसका ध्यान करण और अन्य दो पर केंद्रित था और उसने वास्तव में मोहिनी पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि सोहन ने लगातार एक छोटी लोमड़ी के बारे में बात की थी, लेकिन उसने मान लिया था कि सोहन इसका वर्णन करने के लिए किसी तरह के विशेषण का उपयोग कर रहा था। आखिरकार मानव योद्धा अक्सर सुंदर महिलाओं को लोमड़ी आत्मा कहते थे, लेकिन उसे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि विराट के पास वास्तव में एक लोमड़ी आत्मा छिपी हुई थी। मोहिनी, जिसे नीलिमा घूर रही थी, डर के मारे कांपने लगी। उसने चंपा की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया और डरते हुए पुकारा, दीदी, चंपा। एक दानव के रूप में उसने नीलिमा से निकलने वाले एक विशाल भारी दबाव को महसूस किया, जो उसके रक्तवंश से उत्पन्न दबाव था। स्पष्ट रूप से इस नन्ही नीली चिड़िया के पास दानव जाति के भीतर एक बहुत ही कुलीन रक्तवंश था। यह रक्तवंश आधारित दमन मनुष्यों की तुलना में दानवों के बीच कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिनका पदानुक्रम बहुत अधिक कठोर था। हालांकि चंपा ने भी स्वर्गीय फीनिक्स रक्तवंश को जागृत किया था, लेकिन वह अंततः एक मानव योद्धा थी। उसका रक्तवंश केवल नीलिमा को दबाता था, जिसके पास फीनिक्स रक्तवंश था, और सामान्य दानवों पर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता था। लेकिन नीलिमा अलग थी। एजोर फीनिक्स कबीले की सदस्य, वह एक सच्ची दानव थी और उसका रक्तवंश सभी दानवों पर एक शक्तिशाली दबाव डालता था। नीलिमा से मोहिनी ने सीधे तौर पर एक उच्च जीवन रूप के प्रति गहरे डर और समर्पण को महसूस किया। अगर चंपा की उपस्थिति न होती तो शायद वह अब तक नीलिमा के सामने घुटने टेक चुकी होती। अपने रक्तवंश की गहराई से उत्पन्न यह डर कर्ण और पशुपालन संप्रदाय के अन्य शिष्यों का सामना करने की तुलना में भी अधिक गहरा था। उनका सामना करते समय वह अभी भी प्रतिरोध के विचार जुटा सकती थी, लेकिन नीलिमा के साथ वह विरोध करने की इच्छा भी नहीं जुटा पा रही थी। अगर नीलिमा उस पर हमला करती तो वह संभवतः असहाय होती, उसकी दया पर निर्भर आत्मविनाश करने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। वास्तव में यह केवल नीलिमा के लिए सच नहीं था। वह उस बड़ी सफेद बिल्ली शार्दुल के बारे में भी ऐसा ही महसूस करती थी। वह बड़ी सफेद बिल्ली रक्तवंश के स्तर के मामले में नीलिमा से भी अधिक भयानक थी। हालांकि वह बड़ी सफेद बिल्ली उसके प्रति बहुत मिलनसार थी, यहां तक कि कुछ हद तक उसे खुश करने वाली भी। इसलिए उसे उसके रक्तवंश से निकलने वाले तीव्र खतरे का आभास नहीं हुआ। लेकिन अब यह नन्ही नीली चिड़िया उसके प्रति तीव्र शत्रुता रखती थी। उनके रक्तवंश से उत्पन्न दमनकारी भावना भयानक थी। यह देखकर विराट ने खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस किया। इस मूर्ख पक्षी के अभिनय कौशल इंक्रीजिंगली परिष्कृत होते जा रहे थे। इन अवस्थाओं के बीच का बदलाव बहते पानी की तरह सहज था। चंपा, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। विराट उस मूर्ख पक्षी से निपटने में बहुत आलस महसूस कर रहा था और उसने चंपा की ओर मुड़कर कहा, इस मूर्ख पक्षी को वापस जाने और बकवास करने मत देना। अभी केवल चंपा ही इस मूर्ख पक्षी को नियंत्रित कर सकती थी, यहां तक कि वह भी इसके आगे असहाय था। हालांकि नीलिमा का चंपा के प्रति डर उसके रक्तवंश के 5वें चरण को पूरा करने के बाद बहुत कम हो गया था, लेकिन चंपा का स्वर्गीय फीनिक्स रक्तवंश अभी भी रक्तवंश स्तर के मामले में उस पर काफी दबाव डालता था। इसलिए चंपा का सामना करते समय नीलिमा को स्वाभाविक रूप से समर्पण की भावना महसूस होती थी। मैं समझ गई युवा मालिक। यह सुनकर चंपा मुस्कुराई। फिर वह नीलिमा की ओर मुड़ी और लोमड़ी कन्या का मामला समझाया। यह सुनकर कि चंपा ने विराट से लोमड़ी आत्मा को खरीदा था, नीलिमा ने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। लोमड़ी आत्मा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। तुम्हें विराट को लुभाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नीलिमा ने चेतावनी दी। उसकी आंखें मोहिनी पर टिकी थीं। लोमड़ी आत्माएं अपने प्रलोभन कौशल के लिए कुख्यात थीं। यदि विराट इस लोमड़ी आत्मा द्वारा मोहित हो गया तो वह पूरी तरह से आसक्त हो सकता है और उसके साथ नीलिमा की स्थिति और भी अनिश्चित हो जाएगी। ऐसी चीज से सावधान रहना जरूरी था। जी जी, छोटी लोमड़ी समझ गई, मोहिनी ने कांपते हुए जवाब दिया। नीलिमा, छोटी लोमड़ी को मत डराओ, चंपा ने कहा। उसे थोड़ी दया आ गई। दीदी चंपा, तुम बहुत दयालु हो। तुम इस तरह नहीं चल सकती। अगर तुम उसे इसी तरह बढ़ावा देती रही तो विराट के आसपास महिलाओं की संख्या बढ़ती ही जाएगी और वह और अधिक निर्दयी और चंचल होता जाएगा। अंत में तुम्हें शायद दासी का खिताब भी न मिले। दीदी चंपा, तुम इसे अनियंत्रित नहीं छोड़ सकती, नीलिमा ने गंभीरता से सलाह दी। दूसरी ओर विराट युवराज युवान की हवेली में क्षतिग्रस्त इमारतों और गड्ढों को ठीक करने के लिए पृथ्वी तत्व जादू का उपयोग कर रहा था। नीलिमा की बातें सुनकर वह जम गया। मूर्ख पक्षी, अगर तुम चंपा को इस तरह बेवकूफ बनाती रही तो मेरा विश्वास करो, मैं आज सच में भुना हुआ ब्लूबर्ड खाऊंगा। विराट ने नीलिमा की ओर मुड़कर देखा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। यह सुनकर नीलिमा तुरंत पीछे हट गई, चंपा के पीछे जाकर छिप गई। ओ नहीं, विराट ने हमारी फुसफुसाहट सुन ली। दीदी चंपा, चलो तुम्हारे कमरे में चलकर बात करते हैं ताकि विराट फिर से हमारी बातें न सुन सके। नीलिमा ने चंपा से कहा। ठीक है, ठीक है। चंपा इस बिंदु पर नीलिमा द्वारा पूरी तरह से मूर्ख बन चुकी थी। जो कुछ भी नीलिमा कहती वह करती। इसके बाद चंपा, नीलिमा और मोहिनी एक साथ चंपा के कमरे की ओर चल पड़े। विराट ने यह दृश्य देखा और तुरंत उसके माथे पर शिकन पड़ गई। उसने फैसला किया कि वह उस मूर्ख पक्षी को सबक सिखाने का अवसर ढूंढेगा, अन्यथा यदि यह स्थिति जारी रही तो उसकी आज्ञाकारी और सभ्य चंपा उस मूर्ख पक्षी द्वारा गुमराह हो जाएगी। विराट के पृथ्वी तत्व जादू के तहत क्षतिग्रस्त इमारतें और जमीन में खोदे गए गहरे गड्ढे जल्दी से ठीक हो गए। युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान इस दृश्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। यह युवा मालिक विराट वास्तव में अद्भुत है। न केवल उसके पास दुर्जय शक्ति है, बल्कि दांववादी कलाओं में भी गहरा ज्ञान है। आसपास के वातावरण को हुए नुकसान की सीमा को देखते हुए अगर कोई और शामिल होता तो युवान को इसकी मरम्मत में कम से कम आधा महीना लग जाता। हालांकि विराट की मरम्मत के तहत यह केवल एक अगरबत्ती जलने के समय में पूरी तरह से बहाल हो गया। आसपास के वातावरण को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के बाद विराट ने युवान के निवास के रक्षात्मक व्यूह को भी संशोधित किया ताकि कोई फिर से बिना पता चले अंदर न घुस सके। विराट की नजर में युवान के निवास का व्यूह खामियों से भरा था। विराट के सुधारों और संशोधनों के बाद युवान के निवास के रक्षात्मक व्यूह ने न केवल अपनी रक्षात्मक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया, बल्कि एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी काम किया। वर्तमान संशोधित रक्षात्मक व्यूह के साथ जब तक कि कोई देर चरण का आरोहण लोक विशेषज्ञ नहीं आता, वे आज की तरह चुपचाप अंदर नहीं घुस पाएंगे। सच्चाई यह थी कि विराट बस बहुत अधिक दिखावा नहीं करना चाहता था, अन्यथा उसके पास वर्तमान में मौजूद जादुई खजानों और सामग्रियों के साथ वह एक ऐसा रक्षात्मक व्यूह स्थापित कर सकता था जिसे आरोहण लोक का शीर्ष विशेषज्ञ भी नहीं तोड़ सकता था। युवा मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखकर युवान ने विराट से अत्यंत कृतज्ञता के साथ कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस व्यूह को संशोधित करने में तुम्हारी मदद की, लेकिन वास्तव में यह ज्यादातर मेरे अपने फायदे के लिए था। सच कहूं तो मेरे कारण तुम्हारे निवास पर बार बार हमला किया गया है। अगर कुछ है तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। युवा मालिक, कृपया ऐसा न कहें। यह मेरा सम्मान है कि आप मेरे विनम्र निवास को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते हैं। इसके अलावा आपने मेरी जान बचाई। मैं आपके लिए खुशी खुशी आग और पानी में कूद जाऊंगा। केवल रहने की जगह देने की तो बात ही क्या है। युवान ने यह सुनकर जल्दी और डरते हुए कहा, ठीक है, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि हमारी मुलाकात होनी ही थी, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा सौभाग्य प्रदान करूंगा। विराट ने कहा। अपनी हथेली खोलकर एक ऐसी गोली दिखाई जिससे एक प्राचीन और विशाल आभा निकल रही थी। यह मज्जा शुद्धि और अस्थि सुदृढ़ीकरण गोली है जो आपकी युद्ध कला की योग्यता में सुधार कर सकती है। विराट ने गोली युवान को सौंपते हुए कहा। यह युवा मालिक, मुझमें ऐसा क्या गुण है जो मैं इस तरह के उपहार के योग्य हूं? युवान हिचकिचाया, कुछ शर्मिंदा था। उसे पहले ही विराट से पर्याप्त दया मिल चुकी थी। यदि उसने इतनी कीमती गोली स्वीकार कर ली तो वह नहीं जानेगा कि उसे कैसे चुकाया जाए। चूंकि यह तुम्हें दी गई है, बस इसे ले लो। बात करने में इतना समय क्यों बर्बाद करना? विराट ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। उसे युवान काफी सहमत लगा। इसके अलावा युवान के यहाँ उसकी उपस्थिति ने वास्तव में उसके लिए काफी परेशानी पैदा की थी। उसे मज्जा शुद्धि गोली देना एक छोटा सा मुआवजा था। चूंकि ऐसा है,
तो मैं विनम्रतापूर्वक आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। भविष्य में यदि आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो बस एक शब्द कह दें और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी में से गुजर जाऊंगा। विराट के शब्दों को देखकर युवान ने अब इनकार नहीं किया। विराट द्वारा दी गई गोली को स्वीकार किया और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। पास खड़े कुंवर चंद्रभान इस दृश्य को देखकर अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु महसूस किए बिना नहीं रह सके। विराट ने जो गोली निकाली थी वह स्पष्ट रूप से असाधारण थी। बस इसकी सुगंध ने ही उसे तरोताजा और स्फूर्तिमान महसूस कराया, जैसे कि उसके शरीर की अशुद्धियां दूर हो रही हों। इस गोली से मिलने वाले अपार लाभ अकल्पनीय थे। विराट ने उसकी ओर देखा, फिर एक मज्जा शुद्धि गोली निकाली और उसे भी दे दी। चंद्रभान आखिरकार शार्दुल का अधीनस्थ था। चूंकि उसने युवान को एक मज्जा शुद्धि गोली दी थी, इसलिए वह बहुत अधिक पक्षपाती नहीं हो सकता था। यह देखकर चंद्रभान बहुत खुश हुआ और विराट से मज्जा शुद्धि गोली स्वीकार कर ली। उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। मामले को संभालने के बाद विराट ने अपना हाथ लहराया और दोनों से कहा, जी युवा मालिक। युवान और चंद्रभान ने जल्दी से सिर झुकाया और चले गए। उन दोनों के जाने के बाद विराट ने हाथ हिलाया और आकाश में लगे महाबंधन व्यूह की प्लेट को वापस रख लिया। विराट ने अपने हाथ में मौजूद व्यूह प्लेट पर नजर डाली। यह दरारों से भरी थी। कर्ण द्वारा अपने आक्रामक गुप्त खजाने का उपयोग करके किए गए अंतिम हमले ने महाबंधन व्यूह की प्लेट को काफी नुकसान पहुंचाया था। आखिरकार एक ही व्यूह प्लेट की शक्ति की तुलना विभिन्न दुर्लभ और कीमती सामग्रियों और जादुई खजानों के साथ स्थापित व्यूह से नहीं की जा सकती थी। आखिरकार व्यूह स्थापित करते समय कई दुर्लभ और कीमती सामग्रियों और उच्च स्तरीय जादुई खजानों का उपयोग किया जा सकता था और इसे स्थापित करने के लिए जगह बहुत बड़ी थी, जिससे निष्पादन के अधिक तरीके संभव हो सके। हालांकि ऐसी व्यूह प्लेट को बनाने के लिए एक छोटी प्लेट पर जटिल ऋण और दुर्लभ सामग्रियों को संघनित करने की आवश्यकता होती है, जिससे यह व्यूह स्थापित करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसके अलावा ऐसी व्यूह प्लेट को बनाना, जैसे आध्यात्मिक ताबीज बनाना, किसी के साधना के स्तर और शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि व्यूह स्थापित करने के लिए व्यूह प्लेट और आध्यात्मिक ताबीज बनाने की तुलना में बहुत कम साधना और शक्ति की आवश्यकता होती है। ताबीज व्यूहों पर विराट की वर्तमान पकड़ के साथ वह आसानी से एक बड़ा व्यूह बना सकता था जो अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से बचाव करने में सक्षम हो। लेकिन एकल व्यूह प्लेट और आध्यात्मिक ताबीज बनाने में अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह अधिक से अधिक ऐसे व्यूह प्लेट और ताबीज बना सकता था जो मध्य चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ को धमकी दे सके। कर्ण द्वारा छोड़े गए आक्रामक गुप्त खजाने में आश्चर्यजनक शक्ति थी, जिसने एक ही प्रहार में महाबंधन व्यूह में एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे इसकी व्यूह प्लेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शार्दुल, बाहर निगरानी रखो। अगर कोई हलचल हो तो मुझे तुरंत सूचित करो। विराट ने शार्दुल से कहा। जी बॉस, शार्दुल ने जल्दी से जवाब दिया। विराट फिर अपने कमरे में लौट आया, अनंत परम मीनार को बुलाया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में चला गया। जहां तक कर्ण और अन्य दो की बात है, विराट का उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा तीनों पहले ही गायब हो चुके थे और उन्हें पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। पशुपालन संप्रदाय के ये तीन शिष्य काफी मजबूत थे और वे शक्तिशाली आक्रामक खजाने भी साथ रखते थे। उन्हें मारने के लिए जब तक कि विराट वायु विस्फोटक ताबीज का उपयोग न करे या नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल न निकाले, यह बेहद मुश्किल होगा। हालांकि विराट वायु विस्फोटक ताबीज और नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल जैसे शक्तिशाली त्रुप के पत्तों का उपयोग तब तक नहीं करना चाहता था जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, ताकि अपने त्रुप के पत्ते उजागर न हो। वर्तमान युमेश शाही शहर में गुप्त धाराएं उफन रही थीं और भेड़िए उसे घेरे हुए थे। जितना अधिक उसके त्रुप के पत्ते उजागर होंगे, वह उतना ही कम सुरक्षित होगा। कर्ण की शक्ति के साथ वह पृथ्वी योद्धा सूची में केवल 59वें स्थान पर था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि पृथ्वी योद्धा सूची में उच्च रैंक वाले लोगों की अपार शक्ति क्या होगी। प्रमुख संप्रदायों के इन युद्ध कला के होनहारों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनकी तुलना साधारण अर्ध आरोहण लोक के योद्धाओं से नहीं की जा सकती। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद विराट ने तुरंत एक निम्न श्रेणी का नवीन रैंक का रक्षात्मक लबादा निकाला और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसका पिछला अर्ध नवीन रैंक का जादुई हथियार सोहन के आक्रामक गुप्त खजाने से पूरी तरह नष्ट हो गया था। सौभाग्य से महास्वर्ण कवच ताबीज ने आक्रामक गुप्त खजाने की आधे से अधिक शक्ति को बेअसर कर दिया था। अन्यथा केवल अपने अर्ध नवीन रैंक के रक्षात्मक लबादे और अपनी शारीरिक रक्षा पर भरोसा करते हुए वह शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसे शक्तिशाली आक्रामक गुप्त खजानों का सामना करते समय उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसने हमले से बचाव के लिए महास्वर्ण कवच ताबीज का उपयोग दो कारणों से किया था। पहला, इसकी रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण करना और दूसरा, अपने शक्तिशाली राक्षसी हथियार और आरोहण लोक के अंधकार दानव के शव को उजागर करने से बचना। इसलिए उसने अपना बचाव करने के लिए 9वीं श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले राक्षसी हथियार या आरोहण लोक के अंधकार दानव के शव का उपयोग नहीं किया। युमेश शाही शहर में उन दो वस्तुओं का उपयोग करने से संभवतः काफी परेशानी होगी। युमेश शाही शहर में पशुपालन संप्रदाय के मुख्यालय में मोटे उठो। कर्ण ने सोहन के गाल को थपथपाते हुए बार बार पुकारा। खांसते हुए कर्ण की पुकार पर सोहन ने दर्द से 2 बार खांसा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सोहन को जागते देख कर्ण को आखिरकार चैन मिला। लानत है मोटे, तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। मुझे लगा कि इस बार तुम मरने वाले हो। कर्ण ने राहत की सांस लेते हुए कहा। खांसते हुए लानत है, यह ऑपरेशन एक बड़ा घाटा था। सोहन दर्द से खांसा। हमें कोई मटन नहीं मिला और हम खुद एक मुसीबत में पड़ गए। ठीक है मोटे, तुम भाग्यशाली हो कि तुम बच गए। तुम नुकसान के बारे में क्या सोच रहे हो? योगेश ने उसकी ओर देखा और कहा। बूढ़े योगेश, तुम इसे इतना आसान बना रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम वह नहीं थे जो हार गए। सोहन ने कड़वाहट से कहा। इस बार न केवल मैं लगभग मर गया, बल्कि मैंने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रामक खजाना भी खो दिया और मेरा अर्ध नवीन रैंक का रक्षात्मक लबादा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मेरी लगभग सभी सबसे मूल्यवान संपत्ति बर्बाद हो गई है। मोटे सोहन को बोलते हुए बहुत दर्द महसूस हो रहा था। यहां तक कि उसका योगेश को संबोधन भी भाई योगेश से बदलकर बूढ़े योगेश हो गया था, क्योंकि इस बार केवल योगेश ही था जिसे नुकसान नहीं हुआ था। यहां तक कि कर्ण ने भी अपने सबसे शक्तिशाली आक्रामक खजाने का बलिदान दिया था। इन आक्रामक खजानों का उपयोग उनकी जान बचाने के लिए किया जाता था। कर्ण और वह दोनों के पास केवल एक ही था और एक बार इसका उपयोग करने के बाद यह चला गया था। सोहन की बातें सुनकर योगेश चुप हो गया। वह बता सकता था कि मोटे के मन में उसके प्रति काफी नाराजगी थी, क्योंकि इस बार वह अकेला था जिसने अपने आक्रामक खजाने का उपयोग नहीं किया था। अगर उसने अंत में अपने आक्रामक खजाने का उपयोग किया होता तो शायद मोटे को वह आखिरी मुक्का नहीं लगता। हालांकि आखिरी समय में वह हिचकिचाया। हालांकि मोटा उसका दोस्त था, लेकिन उसके अतुलनीय कीमती आक्रामक खजाने की तुलना में विकल्पों को तौलने के बाद उसे अभी भी लगा कि उसका आक्रामक खजाना अधिक मूल्यवान था। ठीक है मोटे, अब इतना कहने का क्या मतलब है? कर्ण ने हाथ हिलाया और कहा। हम पहले से ही भाग्यशाली हैं कि हम बच गए और सुरक्षित निकल आए। हम बाद में और खजाने कमा सकते हैं। सोहन आखिरकार कर्ण की सांत्वना सुनने के बाद रुक गया। वैसे बूढ़े कर्ण, क्या वह बच्चा अंततः मेरे आक्रामक खजाने से मारा गया? सोहन ने कर्ण से पूछा। विराट का अविश्वसनीय रूप से भारी मुक्का खाने के बाद वह मौके पर ही बेहोश हो गया था और उसे नहीं पता था कि बाद में क्या हुआ। नहीं, वह बच्चा अविश्वसनीय रूप से सख्त है और अंत में उसने जिस रक्षात्मक तकनीक का उपयोग किया वह काफी शक्तिशाली थी, जिसने कम से कम तुम्हारे आक्रामक खजाने की आधी शक्ति का विरोध किया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे आक्रामक खजाने ने उसे खरोंच तक नहीं पहुंचाई। कर्ण ने उसके कंधे को थपथपाया, उसे सांत्वना दी। सोहन यह सुनकर लंबे समय तक अवाक रहा। उसके शक्तिशाली खजाने ने बच्चे को घायल करने में भी कामयाबी हासिल नहीं की थी। यह वास्तव में निराशाजनक था। मोटे, ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में इस बार अपनी क्षमता से अधिक चबा लिया है। वह बच्चा उतना सरल नहीं है जितना हमने कल्पना की थी। कर्ण ने आह भरी।
विराट के साथ इस लड़ाई के बाद वह अब विराट को केवल एक अज्ञानी गंवार नहीं मान सकता था। विराट की नींव बहुत मजबूत थी और उसके पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते थे। सीधे टकराव में उन तीनों के पास विराट के खिलाफ बिल्कुल कोई मौका नहीं था। अगर वे तेजी से नहीं भागते तो शायद वे अपनी जान गंवा देते। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? सोहन ने गुस्से में कहा। उन्हें इस बार इतना बड़ा नुकसान हुआ था और उसने खुद लगभग अपनी जान गंवा दी थी। वे वास्तव में उस बच्चे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते थे। बेशक हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हम पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों ने कब अपना अपमान निगला है और चुपचाप सहा है। हमें अपना बदला लेना होगा, योगेश ने अचानक बीच में कहा। यह सुनकर सोहन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, भाई योगेश, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? बेशक एक तरीका है और यह बहुत आसान है। हमें बस पशुपालन संप्रदाय को संदेश वापस भेजने की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में पशुपालन संप्रदाय के शिष्य उस बड़ी सफेद बिल्ली और उस नन्ही नीली चिड़िया में रुचि लेंगे। योगेश के चेहरे पर एक ठंडी चमक कौंध गई और उसने थोड़ी क्रूरता के साथ कहा, अगर हम उस बच्चे से नहीं निपट सकते तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो निपट सकते हैं। यह सही है भाई योगेश, क्या शानदार विचार है। यह सुनकर सोहन ने तुरंत सहमति में ताली बजाई। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, जब तक हमारे युवा संप्रदाय नेता को यह खबर मिलेगी वह निश्चित रूप से दस्तक देंगे। अगर हम उस बच्चे का कुछ नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से हमारे युवा संप्रदाय नेता कर सकते हैं। करण, जो दोनों के बीच की बातचीत सुन रहा था, बोलने में हिचकिचाया। हालांकि योगेश का विचार वास्तव में अच्छा था, लेकिन उसे लगा कि जब वह खुद दूसरे पक्ष को नहीं हरा सकता था तो मारने के लिए उधार के चाकू की ऐसी विधि का उपयोग करना एक सच्चे और ईमानदार आदमी का व्यवहार नहीं था। हालांकि करण वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वह भी इस तरह की घटिया रणनीति का सहारा लेने से कतराता था। हालांकि मोटे की दयनीय स्थिति को देखकर उसने अंततः हस्तक्षेप नहीं किया। मोटे को इस बार इतना भारी नुकसान हुआ था, अगर उसने अपना बदला नहीं लिया तो वह कभी भी अपना गुस्सा नहीं निकल पाएगा। अगर उसने अब हस्तक्षेप किया तो वह मोटे और योगेश के साथ दुश्मनी मोल ले सकता है। वह केवल उन्हें स्थिति संभालने दे सकता था। भैरव, पशुपालन संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु, पृथ्वी योद्धा सूची में शीर्ष 10 विशेषज्ञ थे, जो उन जैसे योद्धाओं की ताकत से कहीं आगे थे। एक बार जब भैरव कोई कदम उठाता तो वह बच्चा निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर पाएगा। भले ही उसके पास ऐसा खजाना हो जो किसी की ताकत को तुरंत कई गुना बढ़ा सके, फिर भी यह बेकार होगा। भैरव की ताकत के साथ भले ही बड़ी सफेद बिल्ली और नन्ही नीली चिड़िया सेना में शामिल हो जाएं, वे निश्चित रूप से भैरव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। युमेश, शाही शहर, वरुण प्रांत। राजकुमार युगवीर, कल रात युवान के निवास पर क्या हुआ था? जबिन ने नीचे खड़े युमेश राजवंश के सबसे बड़े राजकुमार युगवीर की ओर देखते हुए पूछा। कल रात उसने युवान के निवास से आने वाली लड़ाई के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। हालांकि विराट के प्रति उसका डर बहुत गहरा था और वह हंगामा देखने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। संयोग से युमेश राजवंश के सबसे बड़े राजकुमार युगवीर उससे मिलने आए थे और वह स्वाभाविक रूप से एक और अधीनस्थ पाकर खुश था। युवा मालिक जबिन को जवाब देते हुए, ऐसा लगता है कि पशुपालन संप्रदाय के शिष्य उस हरे कपड़े पहने युवक के लिए परेशानी पैदा करने आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि पशुपालन संप्रदाय के शिष्य उस हरे कपड़े पहने युवक के लिए परेशानी क्यों पैदा करना चाहते थे। युगवीर ने सच्चाई से जवाब दिया। युमेश राजवंश के सबसे बड़े राजकुमार के रूप में उनका सूचना नेटवर्क काफी व्यापक था। पशुपालन संप्रदाय के शिष्य। यह सुनकर जबिन की आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर वह मुस्कुराया और बोला, पशुपालन संप्रदाय के शिष्य इस विराट नाम के आदमी के लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? मुझे कुछ कारण पता है। क्या कारण? युगवीर ने जल्दी से पूछा। उस विराट नाम के आदमी के पास एक बड़ी सफेद बिल्ली है और उसकी युद्ध शक्ति काफी दुर्जेय है। पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों के चरित्र को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे ऐसे जानवर का विरोध नहीं कर सकते। जबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कल रात हमारे दरवाजे पर वास्तव में कौन आया था? जबिन ने दबाव बनाना जारी रखा। मैंने सुना है कि यह करण, योगेश और सोहन थे। युगवीर ने कहा। ओह, तो ये तीन है। जबिन ने यह सुनकर उपहास किया। इन तीनों ने विराट के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। वे वास्तव में भाग्यशाली हैं कि वे जिंदा बच गए। वह विराट की क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। हालांकि करण और उसके दो साथी कमजोर नहीं थे, लेकिन विराट के लिए परेशानी पैदा करने जाना व्यावहारिक रूप से आत्महत्या थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि विराट अपने बहुत सारे तुरुप के पत्ते उजागर नहीं करना चाहता था कि करण और अन्य दो कल रात जिंदा नहीं बच पाते। विराट का तो जिक्र ही नहीं, जबिन के लिए भी इन तीनों की जान लेना बच्चों का खेल होगा। जब तक वह महापर्वत मोहर को नहीं छोड़ता, करण और अन्य दो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि विराट के पास नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल भी थी, जो और भी अधिक शक्तिशाली थी। युवा मालिक जबिन, यह विराट आखिर कौन है? वह इतना दुर्जय कैसे हो सकता है? जबिन के शब्दों को सुनकर युगवीर ने आश्चर्य से पूछा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि करण और उसके दो साथी कमजोर नहीं थे। वे पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से करण जो 59वें स्थान पर था। लेकिन जबिन की नजर में ऐसा लगता था कि विराट नाम का यह आदमी उन्हें अपना हाथ घुमाने जितनी आसानी से मार सकता था, जिसने युगवीर को चरम सीमा तक चौंका दिया। विराट नाम का यह आदमी वास्तव में दक्षिणी महाद्वीप का एक गंवार है। हालांकि यह गंवार काफी दुर्जय है, खासकर जब से वह दिव्य पवन महल की युवा मालकिन के साथ शामिल हुआ है। वह और भी अधिक परेशानी भरा बन गया है। यदि आप उसे केवल इसलिए कम आंकते हैं क्योंकि वह दक्षिणी महाद्वीप से है, तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे मरे। जबिन ने उपहास के साथ कहा। यह सुनकर युगवीर ने बहुत राहत महसूस की। तो विराट नाम का यह आदमी दक्षिणी महाद्वीप का बस एक गंवार था। उसने सोचा था कि वह शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। एक दूरस्थ स्थान का बस एक नीच किसान। युवा मालिक जबिन, चूंकि वह विराट साथी दक्षिणी महाद्वीप का बस एक गंवार है, वह दिव्य पवन महल की युवा मालकिन के करीब कैसे आया? युगवीर ने उत्सुकता से पूछा। दिव्य पवन महल की युवा मालकिन संभवतः ऐसे गंवार में दिलचस्पी कैसे ले सकती है? ठीक है, ऐसे प्रश्न मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। यह सुनकर जबिन का चेहरा काला पड़ गया। उसने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, यह मामला उसके जीवन में अनुभव किया गया सबसे बड़ा अपमान था। दिव्य पवन महल की युवा मालकिन के पवनगढ़ राजवंश में जाने का कारण यह था कि उसने अवंतिका को नवधारा महाद्वीप की खबर दिव्य पवन महल को वापस भेजने के लिए उकसाया था। कौन जानता था कि उसकी योजना दिव्य पवन महल की युवा मालकिन को पवनगढ़ राजवंश में लुभाने में सफल होने के बावजूद अंततः विराट को लाभान्वित करेगी। अब जब युगवीर उसके सामने इस बारे में पूछ रहा था तो जबिन स्वाभाविक रूप से खुश नहीं था। जी युवा मालिक जबिन। जबिन की नाराजगी देखकर युगवीर ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दें युवा मालिक जबिन। हम ठीक है, इसे यहीं छोड़ते हैं। यह देखकर कि युगवीर का रवैया अपेक्षाकृत उचित था, जबिन की अभिव्यक्ति काफी नरम हो गई। उसने हाथ हिलाया और कहा, जाओ और मेरे लिए कुछ सुंदरियां ढूंढो ताकि मैं आराम कर सकूं। जी युवा मालिक जबिन। युगवीर ने तुरंत सिर झुकाया और सहमत हो गया। युवा मालिक जबिन, मैं भी क्राउन प्रिंस के साथ जाऊंगा। इस क्षण पर्वत सिंह, जो एक तरफ खड़ा था, ने भी जल्दी से आगे बढ़कर चापलूसी की। कल जो हुआ उसकी वजह से उसने जबिन को धोखा दिया था और अब जबिन को द्वेष रखने से बचने के लिए क्षतिपूर्ति करना चाहता था। इसके अलावा उसने विराट को बुरी तरह नाराज कर दिया था और डर था कि विराट उसके साथ हिसाब चुकता करने आएगा। वह लोह पर्वत संप्रदाय के आधार पर लौटने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था। लगातार 2 भारी वारों के बाद उसके लोह पर्वत संप्रदाय के शिष्य लगभग पूरी तरह से मिट गए थे। अब वह केवल लोह पर्वत संप्रदाय की
मुख्य सेना के युमेश शाही शहर में पहुंचने के बाद ही लोह पर्वत संप्रदाय के आधार पर लौटने की हिम्मत कर सकता था। ऐसा न हो कि विराट उसके दरवाजे पर दस्तक दे और उसके पास उसका समर्थन करने वाला कोई न हो। मुझे अब और परेशानी मत देना, वरना भले ही विराट तुम्हें न मारे, मैं मार दूंगा। जबिन ने उसकी ओर देखा और कहा। वह इस बेवकूफ की वजह से लगभग मारा गया था। सौभाग्य से युमेश शाही शहर में विराट अधिक सतर्क था और नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल ऐसे शक्तिशाली हथियार को लापरवाही से निकालने की हिम्मत नहीं करता था। अन्यथा वह कल युवान की हवेली के गेट पर नहीं बच पाता। लेकिन फिर भी वरुण प्रांत का बुजुर्ग, जो उसका निजी अंगरक्षक था और आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में था, विराट की बड़ी सफेद बिल्ली द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने पर्वत सिंह की जान केवल इसलिए बख्श दी क्योंकि पर्वत सिंह लोह पर्वत संप्रदाय का युवा मालिक था और संप्रदाय काफी शक्तिशाली था। अन्यथा केवल पर्वत सिंह के विश्वासघात के लिए उसने उसे तुरंत मार डाला होता और उसे इधर उधर भटकने नहीं देता। हालांकि लोह पर्वत संप्रदाय की ताकत वरुण प्रांत से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी आंतरिक शक्ति संरचना बहुत सरल थी। अनिवार्य रूप से पर्वत सिंह के परिवार का एक व्यक्ति शो। संप्रदाय के नेता पर्वत सिंह के पिता प्रवीण सिंह एक शक्तिशाली मध्य चरण आरोहण लोक विशेषज्ञ थे। संप्रदाय के पितामह पृथ्वीराज एक देर चरण आरोहण लोक विशेषज्ञ थे। हालांकि नाम मात्र के लिए वरुण प्रांत की एक अधीनस्थ शक्ति लोह पर्वत संप्रदाय के पास अपनी ताकत के कारण काफी स्वायत्तता थी। भले ही जबिन वरुण प्रांत के महाबुजुर्ग गंगाधर का बेटा था, वह आसानी से पर्वत सिंह को नहीं मार सकता था। अन्यथा यदि लोह पर्वत संप्रदाय ने मामले को आगे बढ़ाया तो यह एक परेशानी भरा मामला होगा। जी, मैं गारंटी देता हूं कि मैं युवा मालिक जबिन के लिए और कोई परेशानी पैदा नहीं करूंगा और मैं निश्चित रूप से उनके लिए एक ऐसी